चलिए आज देखते हैं क्लास 9th आपकी चैप्टर 5 है, इसका बायोलॉजी का है ये चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, देखिए लाइफ की जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है यानी कि जो शुरुआती यूनिट है उसके बारे में बात की गई है। तो क्या होता है, वो सेल होता है। आपको पता है कि हमारी जो पूरी लाइफ है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो सेल से मिलकर बनी हमारी पूरी बॉडी। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, हम लोग भी उसी को देखेंगे। अब सेल के अंदर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पार्ट पाए जाते हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि सेल के अंदर जो उसके अंग पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग एक एक उसके ऑर्गेनल को लेके उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। बताया है कि देखिए पूरे लाइन टू लाइन इसका नहीं पढ़ेंगे, पूरा उम्मीद करते हैं, प्रयास करेंगे कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में या फिर 2 वीडियो में ख़त्म किया जाए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। जैसे इसमें बताया गया है कि से सबसे जो ज़रूरी चीज़ें वो हम लोग देखेंगे। जैसे बताया है कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को रॉबर्ट हुक जब एग्जामाइन कर रहे थे, हुक जब उसको एग्जामाइन कर रहे थे तब उन्होंने क्या चीज़ें जानी थी। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल डिस्कवर करी थी, ठीक है, वो थे, उन्होंने क्या किया था, कॉर्क यानी कि जो बॉटल का ढक्कन होता है, पहले आपने देखा होगा पुराने ज़माने की जो बॉटल्स होती हैं उनका जो ढक्कन होता था वो लकड़ी का होता था। तो वो एकदम पतला उसका उन्होंने स्लाइस बनाया। फिर उसको जब एग्जामाइन कर रहे थे तो उन्होंने उसमें देखा कि हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उसमें छोटे छोटे उनको कमरे जैसे दिखे। ठीक, छोटे छोटे उनको कमरे जैसे दिखे। और ये बात कब की है, 1665 की है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपकी बुक, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 9th की। इसमें देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने ही बताया था कि सेल, कोई किसी भी चीज़ की जो सेल होती वो कमरे के जैसी होती, उन्होंने पूरा ऑब्जर्व करके बताया था। तो आप इसको पूरा रीड करेंगे, आप पूरा समझ जाएंगे कि सेल क्या है, कौन सा वर्ड है। लैटिन वर्ड से बताया गया जिसका मतलब होता है लिटिल रूम यानी कि छोटा कमरा। ठीक, इसके बाद इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है कि आपको ऑनियन का बल्ब लेना है, ऑनियन लेना है, फिर इसको छीलना है, ऐसे करना है। तो वो आप देखेंगे। ज़्यादा इसमें ऐसी कोई भी नई बात, कुछ ऐसा कठिन नहीं बताया गया। आप क्लास 9th में हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब ज़रूरी बात जो यहाँ पर ये है, उन्होंने ये बताया है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि किसी भी बॉटल के ढक्कन को एग्जामाइन करना, उसके बारे में पता लगाना, उसके बारे में खोजबीन करना, उसके अंदर झांक के देखना, ये कैसे मुमकिन हुआ। ये बता रहे हैं वो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हुआ। जो देखिए यहाँ पे जिसका फिगर आपकी बुक में ये दिया हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हुआ। ये 1665 की बात हो रही है, 1660, और आज आपका 2021 चल रहा है। तब से लेके आज तक इस माइक्रोस्कोप में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत ही आगे जा चुका है। उस समय यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। इसी को देख करके ये आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में आपको जानकारी दी। ठीक, अब इन्होंने देखिए जो ये एक्टिविटी बताया है कि एक अनियन की पील लीजिए, मतलब कि एक प्याज का छिलका लीजिए, और उसमें उसके बारे में इन्होंने देखिए यहाँ पे बताया है कि न्यूक्लियस होता है, उसकी ये सेल्स हैं। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप रीड करेंगे आसानी से समझ जाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है इसमें देखिए इन्होंने बताया है वी कैन ट्राई माउंट्स बनाना क्या होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप किसी भी जैसे उन्होंने बताया कॉर्क को, बॉटल का ढक्कन लीजिए जो लकड़ी का होता है, उसकी पतली से स्लाइस बनाइए और उसको आप वॉच ग्लास पे रखिए, उसके ऊपर उसकी स्लाइड रखिए, और यही होता है माउंट। इस तरीके से बनाना ये होता है। ठीक, देखिए पूरी लाइन टू लाइन जैसा कि मैंने पहले बताया कि नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इलाबोरेट करके भी बता दी गई हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है, उनको आप पढ़ेंगे सिंपली समझ जाएंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है आपका। जैसे इसमें देखिए बताया गया है, ये वाली जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ये इनको आपको याद करने लायक हैं। इसमें देखिए क्या है लिखा है, जैसे सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर हुई थी, 1665 में। ये आपको लिखना है, बाकायदा इनके नोट्स बनाने हैं। जिन लोगों ने पहले भी क्लासेस करी होंगी मुझसे, उन्होंने बनाया होगा। ठीक, उन्होंने इसके बाद क्या हुआ था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने किया था। फिर इसके बाद लेवन हॉक आए थे 1674 में, उनके बाद में आए 1674 में आए।
उन्होंने कुछ माइक्रोस्कोप को कुछ इम्प्रूव किया। माइक्रोस्कोप को जब उन्होंने इम्प्रूव किया तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में यानी कि तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स को ढूंढ निकाला। इसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन जो आपके 1831 में आए। ठीक, उन्होंने क्या किया, सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सेल को लेके एग्जामाइन कर रहे थे 1831 में। तब तक माइक्रोस्कोप और ज़्यादा डेवलप हो चुका था। तब उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस खोज डाला था। ठीक, फिर आए पुरकेंजे आपके 1839 में पुरकेंजे आए। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म पहले से था। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर है। उन्होंने वो टर्म कॉइन किया था, मतलब कि बताया था कि ऐसा भी कुछ होता है। था वो पहले से, बस उन्होंने उसका नाम दे दिया था, उसके बारे में उन्होंने बता दिया था ऐसा ऐसा होता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and the cell is the basic unit of life was prepared by two biologists। सेल थ्योरी, इसके बारे में आप अभी और आगे जाके और कायदे से पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने बस सेल थ्योरी के मेन मोटिव क्या था वो बता दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो बेसिक यूनिट जो सेल की है, उसी बेसिक यूनिट जो लाइफ की है उसी से बने हैं, और उसको बोलते हैं सेल। ये कौन थे, दो लोग थे, सील्डन थे और स्वान थे। ठीक, सील्डन 1838 और स्वान 1839। सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया, किसने किया एक्सपैंड, विर्चू आए थे 1855 में। ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इनको आप नेम, ईयर और उनका वर्क एक कॉपी में बाकायदा नोट बना लीजिए, तभी आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, ऐसे पढ़ते बुक में आपके लिखा हुआ तो है, आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन जब आप ऐसे नोट्स बना लेंगे, ऐसे लिख लेंगे उनको, तब आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने देखिए बताया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी कब, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तब फिर और सेल डिस्कवरी, सेल के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने में और ज़्यादा आसानी हो गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब कि देखिए जैसे अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप आपको बताया गया, उसमें क्या होता है कि उसी में देखिए नीचे, और उसी में नीचे आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है, कुछ भी जिसको आपको देखना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने यहाँ पे वस्तु को रखा, आप बड़ी सी स्क्रीन पे उसके बारे में पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें आसानी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने आगे बताया कि जितने जितने मैग्नीफाइंग के लेंस डिस्कवरी होती चली गई, उतना हम लोग माइक्रोस्कोप वर्ड में घुसते चले गए। माइक्रोस्कोप वर्ड क्या होता है, जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से ना देख पाएँ, इसको किसी सूक्ष्मदर्शी से ही हम लोग देख सकें। उस वर्ड में हम लोग जैसे अमीबा को हम लोगों ने खोज लिया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इनको हम लोग खोज लिए। क्योंकि कैसे हमारा जितना मैग्नीफाइंग लेंसेज हमारे डेवलप होते गए। ठीक, ऐसे हमने क्लेमाइडोमोनास के बारे में खोज लिया, पैरामीशियम के बारे में खोज लिया, बैक्टीरिया के बारे में जान लिया। ठीक है, और जितने भी ये सब हैं इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैनी cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organisms। जैसे कि आप हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, ये बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक सेल को बनाए हुए हैं, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया कि जो एक सेल का जो शेप और साइज होता है, एक सेल का जो शेप और साइज होता है वो उसके फंक्शन, वो कैसे काम करेगा उस पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे कि आप होते हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी काम होते हैं उनका अलग अलग एक सिस्टम है। जैसे कि हार्ट होता है जो पंप करता है ब्लड को, ठीक, डाइजेशन सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो सेल में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उनमें किसी भी काम के लिए कुछ पूरा सिस्टम बना हो। छोटी सी सेल, उसमें कहाँ से सिस्टम ले आएंगे, वो चल ही रहा, बहुत बड़ी बात, लेकिन वो इतना ज़्यादा चल जाता है कि आपको हरा सकता है। क्या होता है देखिए, उनकी सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। ठीक, उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये वाला जो पूरा पैरा है, इसको आप जब रीड करेंगे, इसमें यही दिया गया है कि सेल की अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो अपने काम को करने के लिए उसी आकार की बना। जैसे कि नर्वस सेल होती है, वो क्या होता है कि उसका काम होता है कि जल्दी से मैसेज पहुंचाना पूरी सेल के अंदर, तो वो उसी आकार, लंबी आकार। ओवम क्या होता है, उसके अंदर डेटा भरा हुआ होता है एक तरीके से, जो एग लेके आता है पूरा डेटा कि कैसा आगे कैसा डेवलप होगा, कैसा न्यू बॉर्न बेबी कैसा बनेगा, तो उस हिसाब से वो गोल होता है। ठीक, तो अलग अलग जो उनका आकार होता है वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड
करता है, मतलब फंक्शन के ऊपर हाँ डिपेंड करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन दोनों दिए गए हैं। वो डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, बता देना है आपको। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, कैसे? बॉटल के कॉर्क का जो ढक्कन था उसको करके। वाई इज द सेल कॉल्ड, स्ट्रक्चरल फंक्शन पढ़ लीजिए इसको आप, आंसर इसका लिख सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, समझ में नहीं आया अभी तक, तो इन क्वेश्चन के आप नीचे कमेंट में करिए, हम आपको इनका जवाब देंगे वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल किस चीज़ की बनी होती, उसका संरचना कैसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसे होता है, उसका कैसे काम चल रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें बताया एवरी सेल, जितनी भी सेल होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्या होता है, इन तीनों को अगर आपने समझ लिया ध्यान से, तो फिर सेल के बारे में डिटेल समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक दीवार, जैसे कि आपका जो घर होता है, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका घर जो है एक सेल है, आपका पूरा घर एक सेल है और उसके अंदर जितने भी कमरे हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक, तो आपकी घर की एक बाउंड्री होगी, आप ऐसे कहते हैं कि यहाँ तक मेरा घर है, इसके बाद पड़ोसी का है या फिर सड़क है। ठीक, आपके घर की जो बाउंड्री है वो आपने उसको सेल माना, तो आपके घर की जो बाउंड्री है ये, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपके घर में जो भी सामान रखा, जो भी चीज़ें हैं, जो हवा भरी हुई है, सब टहल रहा है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे भरा हुआ होगा, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल के बीच में भी हो सकता है, सेल के किनारे भी हो सकता है, सेल के बीच में भी हो सकता है और सेल के किनारे भी हो सकता है। न्यूक्लियस मतलब ही होता है केंद्रक। ठीक है, वो ऐसे होगा यहाँ पे मान लीजिए। ठीक, ये होता है न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें सेल में होंगी ही होंगी, वो चाहे जो सेल हो, सेल के भी टाइप होंगे अलग अलग, चाहे जो सेल हो उसमें पाए ही जाएंगे। हो गया, क्लियर, ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दीवार के बारे में। सेल की जो दीवार होती है उसके बारे में देखेंगे क्या है। देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आप पिछले क्लासेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर से समझिए ज़रा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अलाउ करे या फिर रोके चीज़ों को, वो जो चाहेगी वही चीज़ें उसके आर पार जा सकेंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो परमिट करती है कि ये चीज़ अंदर जाएगी, ये चीज़ बाहर जाएगी, ये चीज़ अंदर नहीं जाएगी, ये चीज़ बाहर नहीं जाएगी, वो जो कहेगी वही होगा। ठीक, तो इसके अंदर बाहर चीज़ें कैसे जाती हैं उनको देखेंगे कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसके अंदर बाहर तो जा सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं? डिफ्यूजन। अब आपने डिफ्यूजन पढ़ रखा होगा पहले से, डिफ्यूजन नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं आपको फिर से बता। डिफ्यूजन को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि बीच में हमने एक हमने बड़ा सा ग्लास बनाया। ठीक है, इसमें हमने बीच में एक दीवार बना दी। हमारे पास मान लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, उसमें हमने बीच में एक दीवार बना दी। इधर हमने 1 किलो चीनी डाला, इधर हमने 1 किलो चीनी डाला, इधर हमने आधा लीटर पानी डाला, इधर 1 लीटर पानी डाला। इस समय वाटर की कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है। तो वाटर अपने आप जाने का प्रयास किधर करेगा? इधर, इधर, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यही जब गैसों में होता है तो इसको डिफ्यूजन बोल देते हैं। इतना समझिएगा। अब आप ये वाला जो पैरा पूरा दिया गया है इसको रीड करेंगे तो जो अभी मैंने आपको बताया है तुरंत समझ जाएंगे। बस ध्यान से आपको समझना है डिफ्यूजन क्या होता है। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमने बताया था कि इधर हमने 1 किलो चीनी लिया, इधर भी 1 किलो चीनी लिया, इधर हमने आधा लीटर पानी डाला, इधर 1 लीटर पानी डाला। इधर वाटर की कंसंट्रेशन यानी कि वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो अपने आप पानी इधर जाने लगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। हाँ, अब यही चीज़ सेल में कैसे होती है, सेल के आर पार मटेरियल कैसे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि सेल में CO2 जो उसका सेल का जो वेस्ट मटेरियल है, सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो सेल के अंदर ज़्यादा भर जाता है, एक सेल ऐसे गोल गोल है, उसके साइड में दूसरी सेल लगी, तीसरी, ऐसे सब पूरा उसको घेरे हुए हैं। इस सेल के अंदर मान लीजिए CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई और उसके बाहर एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा कम है एज़ कम्पेयर टू द सेल, सेल में ज़्यादा हो गई, तो अपने आप CO2 बाहर जाने लगेगा, उसको परमिट कर देगा, उसको जाने के लिए अलाउ कर देगा। कौन कर देगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसी का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। वो उसको परमिट कर देगा कि जाओ बाहर जाओ, तुम निकलो यहाँ से, तो उसको बाहर ले जाने लगेगी। समझ में आया? तो ये सेल में कैसे होता है डिफ्यूजन वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा।
ठीक, ये वाले पैरा में हो गया, ये हो गया क्लियर। इसको पूरा आप पढ़ेंगे तो फिर ये आप जो भी मैंने आपको बताया इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा O2 आता है, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, बाहर मात्रा ज़्यादा, तो अपने आप अंदर आने लगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है डिफ्यूजन। ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका सेल में नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी के माध्यम से वाटर भी जाता है। देखिए इसमें नीचे दिया गया है वाटर ऑल्सो ओबेज, वाटर भी ये नियम मानता है, इस नियम का पालन करता है डिफ्यूजन का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज, आपके पेज नंबर 60 पे क्या दिया गया इसमें। इसमें देखिए यही बताया गया है, ये वाटर भी ऐसे जाता है। अब इसमें कुछ 3 चीज़ें दी गई, इनको हम लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। इनमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं इसमें, देखिए क्या बताया गया, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। देखिए क्या बताया गया है इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने ये अभी समझ लिया तो इससे आपके 4-5 टॉपिक केमिस्ट्री के भी निपट जाएंगे। केमिस्ट्री में भी सोल्यूशन चैप्टर होगा आपका, उसमें ये चीज़ें भी आएंगी, इसमें तो फिर आई हैं। ठीक है, क्या बताया गया, देखिए इफ़ द मीडियम, इसको हम अपनी लैंग्वेज में पहले बता रहे हैं। इसमें देखिए सोल्यूशन बताए गए हैं, 3 टाइप्स के सोल्यूशंस बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए नंबर 1 पे देखिए दिया गया है इफ़ द मीडियम, अगर वो जो मीडियम है, क्या देखिए एग्जांपल के तौर पे पहले इसको समझिए, मेरी अपनी लैंग्वेज में समझिए कि एक बर्तन लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने पानी भरा पूरा, आधा आधा उसका पानी भर दिया, उसमें हमने चीनी मिला दिया, शक्कर मिला के घोल दिया पूरा, तो ये हमारा बन गया क्या, शुगर सोल्यूशन इसको बोलेंगे। आप लोग अपने घर पे शरबत बोलते हैं, इसमें नींबू डालेंगे, बेरसना डाल के पी जाएंगे, गर्मी वैसे भी चल रही, वो नहीं करना है, पीना नहीं है अभी इसको। अभी आपको शरबत बना के रखना है, भी आपको मिल जाएगा, ये वापस आप ही को मिलेगा। अब आप इसमें कोई भी एक सेल डालिए। अब आप कहेंगे सर कहाँ से लेके आए, तो मान लीजिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, मैथ पढ़ते हैं, आप मान लेते हैं कि 1 दर्जन केले खरीद लिए, 20 जोड़ी जूते खरीद लिए, तो इसमें आप इतना नहीं मान सकते कि सेल डाल दिए। ये मानिए कि एक हमने बर्तन लिया, उसमें हमने शुगर डाला, पानी डाला, शुगर डाला, मिला दिया है, तो हमारा शुगर सोल्यूशन बन गया। ठीक, अब इस शुगर सोल्यूशन में क्या हुआ, हमने एक सेल डाल दिया। अब अगर उस सेल में वाटर की कंसंट्रेशन, जब भी हम कंसंट्रेशन बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे मात्रा, हाँ, अगर उस सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द आउटर सराउंडिंग, ठीक, ज़्यादा है मतलब कि बाहर, जैसे मान लीजिए हमने पूरा बर्तन लिया, उसमें हमने पानी भरा, उसमें चीनी डाल के घोल दिया, सेल डाला, तो सेल के अंदर भी तो वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है, तो उस वाटर कंसंट्रेशन यानी कि सेल के अंदर के वाटर और जो बाहर वाटर था उस शुगर सोल्यूशन में, तो सेल के अंदर वाला वाटर अगर कम है और बाहर वाले में उसका कंपेरिजन में उसके ज़्यादा है तो अपने आप क्या होगा, बाहर वाला सेल के अंदर जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा, ड्यू टू द ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आपकी बुक में ये देखिए लिखा है, इसको पूरा आप पढ़ेंगे जब ये, तो आप इसमें समझेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इस केमिस्ट्री में भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पढ़िए इसको ज़रा ध्यान से। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आप समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर है तो सेल वाटर गेन करेगी या फिर लॉस करेगी। अभी आप तीनों समझिए पहले, फिर बताते हैं। फिर से समझिए एक बार, हम वही बार बार गिलास लेके आ रहे हैं, आपको शरबत बार बार दिखा रहे हैं, आपके मन में लालसा उत्पन्न होगी, वैसे पसीना बहुत निकल रहा है। क्या हुआ, देखिए एक बर्तन है, उसमें पानी भर दिया हमने, उसमें चीनी डाला है, शक्कर डाला है, ठीक है, शक्कर डाल दिया हमने, घोल दिया। अब उसमें हमने एक सेल डाला है, हमने उसमें एक सेल डाला है, तो जो सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है यानी कि वाटर की मात्रा है सेल के अंदर है, अगर सेल के बाहर वाली मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल, तो पानी उस सेल के अंदर अपने आप जाने लगेगा, अपने आप जाने लगेगा, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, ये हो गया एक टाइप का। दूसरा, अगर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन दोनों सेम है तो बोलेंगे आइसोटोनिक, तो ना पानी बाहर अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा। तीसरा, आप ही की बुक का तीसरा जो आप ही की बुक में ये देखिए दिया गया है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया और बाहर हमने चीनी ज़्यादा मिला दिया, शरबत ज़्यादा मीठा कर दिया है इसमें, तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, कम है, तो अपने आप सेल के अंदर का पानी उसमें जाने लगेगा। इसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये 3 तरीके के सोल्यूशन हमारे हो गए। आइसोटोनिक, कौन कौन से पढ़े हमने, हाइपोटोनिक,
आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसको ज़रा समझिए, बाकी सब तो किनारे लगाइए, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ये जानना है। अगर आप क्वेश्चन बता लिए तो समझिए आप इसको आप एक्सप्लेन कर लिए आप, अगर आप इसके बारे में बता लिए तो समझिए कि आपको ये आता है, तो वो समझिए कि इसमें कैसे पूछा जा सकता है। इसमें पूछा ऐसे जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल वाटर गेन करेगी या फिर लॉस करेगी, इतना बता दीजिए आप तो फिर आंसर हो जाए, लॉस करेगी। ठीक है। पूछा जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल वाटर गेन करेगी लॉस करेगी, कुछ नहीं करेगी, ना लॉस करेगी ना गेन करेगी, क्योंकि आइसोटोनिक का मतलब है कि बाहर भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है, अंदर भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है। ठीक, क्लियर। इसके बाद आइए ज़रा एक एक्टिविटी आपको बताते हैं, घर पे आप इस समय खाली बैठे होंगे, करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एक्टिविटी 5.4 ये आपकी बुक में देखिए दी गई है, एक्टिविटी 5.4। इसको देखिए ज़रा, दिया गया इसमें क्या, कुछ आपको सूखे हुए रेजिन्स लेने हैं, मेवे ले लीजिए आप, सूखा हुआ किशमिश होता है वो ले लीजिए आप, उसको कहा इन्होंने कि पानी में डालिए, क्या देखेंगे आप बताइए। जो हमने उसमें सूखा किशमिश डाला वो एक प्रकार से आपका सेल हो गया, जो भी हमने हम लोगों ने पढ़ा वो मान लीजिए कि उसको वो सेल हुआ, उसके जो बाहर का मीडियम हुआ वो क्या हुआ, वाटर हुआ। आप उसको जब पानी में डाल रहे हैं तो वाटर में आपने डाला, इस समय सेल की वाटर की कंसंट्रेशन उस सेल के अंदर यानी कि उस किशमिश के अंदर कम है, तो अपने आप उस जिसमें आपने डाला है उसको वो पानी उसमें खींच लेगा। फिर से समझिए इसमें करना क्या है, आप पहले आप जैसे अभी हमने बताया था कि आपको एक बर्तन में शरबत बनाना है, वो सब करना है, तो वो बनाइए, पूरा पीजिए नहीं, उसको पहले बनाइए। अब उसमें क्या करना है आपको, जब हमने कहा था कि सेल डालना है तो सेल की जगह पे आप एक किशमिश डालिए, सूखा किशमिश उसमें डालिए। जब आप शरबत जो आपने बनाया है उसमें जब आपने चीनी 1 चम्मच डाली, आप छोटा सा गिलास में बनाइएगा, छोटा सा गिलास उसमें पानी डालिए, 1 चम्मच चीनी डालिएगा उसमें, 1 चम्मच चीनी डालिए, उसमें किशमिश डालिए। ठीक, तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी, फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, क्योंकि सेल की उस किशमिश के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो उस बाहर वाले से कम है, तो अपने आप पानी अंदर जाने लगेगा। ठीक, लेकिन अब आप क्या कीजिए, आप उसमें चीनी बढ़ा दीजिए, शक्कर बढ़ा दीजिए, उसमें आप 10 चम्मच कर दीजिए। फिर बाद में यही शरबत बांट के सब लोग पी लीजिएगा, पूरे घर वाले, आपकी चीनी हम नहीं बर्बाद करवा रहे हैं। आप उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ठीक, इतना गाढ़ा कर दीजिए कि उसमें चम्मच चले और चीनी दिखे कि चीनी अभी भी, चाहे दिन देर आप चलाइए लेकिन अभी रहे, खूब गाढ़ा कर दीजिए उसको। अब उसमें वही किशमिश डाल दीजिए, देखिए उसी का पानी उसमें वापस चला जाएगा, वो किशमिश फिर सूख जाए। क्यों, क्योंकि उस किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा हो गई, उस सराउंडिंग में अभी भी अब कम हो गई, तो अपने आप उसमें जाने लगी। जो भी मैंने आपको अभी समझाया सोल्यूशन के बारे में, आप वो इस एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस आपको करना है, आप अगर करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आप करेंगे इसको। ठीक, जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब इसी तरीके से वाटर का गेन करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, डिफ्यूजन जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट में एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, वाटर का एक्सचेंज करने के लिए। अगर ये ना हो तो नहीं हो पाएगा। जैसे इतना लंबा पेड़ होता है, आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का कितना लंबा होता है, इतना लंबा आपको अगर कह दिया जाए कि इतनी ऊपर आप पानी लेके जाओ एक लोटे में ही, तो आप थक जाओगे वहाँ तक ले जाते, लेकिन इतनी ऊपर कैसे जाएँ। और पानी उस प्लांट में ऊपर जो सबसे टिप पे होगा उस पर भी पहुँच रहा है, सबसे नीचे भी रहता है, सब कहीं पहुँचता है। तो कैसे होता है ये, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है जिनका नाम होता है लिपिड्स होता है, और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं। देखिए आप बुक लेके बैठेंगे घर पे अपने, पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कन्वर्ट करके आप पढ़ें, अगर आपको इंग्लिश में कठिनाई होती, बाकी आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप खाली बैठे रहें, बस देख रहे हैं वीडियो को, टाइम पास कर रहे हैं कि हाँ है वीडियो देख लिया हम समझ जाएंगे, सिर्फ वीडियो देख, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पहले अपनी कॉपी लेके बैठना है, फ़ोन को अपने सामने रखिए, अपनी कॉपी को लेके बैठिए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको नोट करना है आपको वीडियो रोक करके। और अगर आपका नेटवर्क ज़रा सा भी कम रहता है तो पहले वीडियो को हाई क्वालिटी में डाउनलोड करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको दिखेंगी नहीं अगर आपने आपके यहाँ नेटवर्क स्लो है। तो पहले डाउनलोड कर लीजिए आप आराम से, फिर देखिए पॉज करना हो जाएगा, स्किप करना है, तब फिर डाउनलोड में आसान रहता है।
तो जैसे अभी मैंने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 4-5 चीज़ें बताई कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनी है, लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ये चीज़ें आप फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोबारा आप जब एग्जाम होंगे या फिर कभी भी रिवीजन करना आपको मन हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, तो आप ये वीडियो लेकर नहीं बैठेंगे ना, उस समय आप वीडियो, क्योंकि उस समय बहुत सारी वीडियो आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्या देखें क्या करें। अगर आपके अपने नोट्स बने हुए रखे हैं तो फिर आप फटाक से उनको देख लिए, आपको यही वीडियो ध्यान आ गई। तब आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ, कोई चीज़ याद नहीं आ रही, आप फिर से यही वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, हमारा कहने का मतलब ये है, साथ में कॉपी लेके बैठिए, स्टार बना बना करके, जितने पॉइंट आप जितना आप खुद लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ये जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल की, सेल मेम्ब्रेन की, ये हेल्प करती है इसको एंगल्फ करने में, फूड को पकड़ने में, फूड को छोड़ने में, उसको अंदर करने में उसमें मदद करती है। जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, ये सब इसी तरीके से अपने फूड को एंगल्फ करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है उसमें। देखिए इसमें बताया गया है कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि CO2, वाटर कैसे सेल से मूव करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करिए। हो गया डिस्कस, कद हो गया। वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिव, पता है हमको, बता देना है। आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से समझा है। क्यों कहा जाता है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि वो सेलेक्ट करती है, वो परमिट करती है चीज़ों को, वही कहती है कि ये चीज़ अंदर जाएगी, वही चाहती है कि ये चीज़ बाहर जाएगी। ठीक, अब अगला आते हैं सेल वॉल पे, तेज़ी से देखते हैं। चैप्टर आपका बहुत ही बड़ा है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। क्लियर, पहली बात तो क्लियर, आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाई ही जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी उसी के साथ में पाई जाएगी। ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, इसीलिए इसको सेल वॉल कहा जाता है। वॉल मीन्स दीवार, आपको पता है। सेल वॉल जो है जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल जब मेनली कंपोज्ड ऑफ किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को, यानी कि मजबूती देता है, उनके स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। क्लियर। इसके बाद व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब एक लिविंग प्लांट सेल है देखिए इसको ज़रा ध्यान समझिए। मान लीजिए एक लिविंग प्लांट सेल है, एक लिविंग प्लांट सेल है, यूँ बनी हुई है। ठीक, ये जो हमने रेड से बनाया है, ये मान लीजिए कि उसकी सेल वॉल है। ठीक, अब हम दूसरे कलर से बना रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। दूसरे कलर हमारा जो, चलिए ब्लू ले लेते हैं, आपने कहा है तो हम ब्लू ले रहे हैं। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये है मान लीजिए कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब इस सेल के अंदर हम दूसरा कलर लेने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हम ग्रीन ले रहे हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे, इस सेल के अंदर यहाँ पे मान लीजिए सब भरा हुआ होगा, वाटर वगैरह जो भी होगा। तो जब ये ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर अपना बाहर निकाल देगी, इस सेल से, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चली जाएगी, तब भी ये सेल वॉल, ये जो अब चला गया, पूरी इतनी मेहनत बर्बाद होगी, आ गई थी मेहनत बर्बाद नहीं तब भी ये सेल वॉल जो है वो श्रिंक नहीं होगी, सिर्फ उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक करेगी। ठीक है, सेल वॉल जो है वो दूर हो जाएगी इससे। मान लीजिए, क्या ध्यान से समझिए इसको, जब इससे पानी बाहर चला जाएगा तो ये जो ब्लू वाली लाइन इसमें जो बनी हुई है, ब्लू वाली, वो पिचक जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिचक जाएगी। रेड वाली है वो सेल वॉल है, वो नहीं पिचकेगी, सेल उतनी बड़ी है। प्लांट सेल को इसीलिए सेल वॉल रिजिडिटी देती है, उसको मजबूती देती है, दृढ़ता देती है। समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको, मुझे उम्मीद है ऐसी कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व फिनोमिना बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। करिए ढेर सारी एक्टिविटी, फिर देखते हैं कितनी एक्टिविटी करवा लेते हैं। कर लीजिए जितनी बता रहे हैं, एक्टिविटी बताई गई है, ये फिर से आपसे कुछ करवा रहे हैं, पत्तियाँ वत्तियाँ छीलिए, माइक्रोस्कोप में करिए। तो कह दीजिए कि मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक, हम ऐसे ही समझ गए हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो हमको एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए। इन्होंने कहा इस एक्टिविटी से क्या समझे आप, तो आप बता दीजिए। हम समझ गए कि सेल वॉल जो है वो नहीं सिकुड़ती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, समझ गए। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक। देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है,
रिवाइज करिए जरा, पीछे से देखिए आप। एक अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया। आप अगर अभी बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज सोल्यूशन क्या है तो बोलिए एक बार। एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, वाटर ले लेते हैं, सेल फूलती है, स्वेल करती है। बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, सेल वॉल पे प्रेशर लगता है लेकिन बस्ट नहीं होती है, ठीक, बिकॉज देयर वॉल सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। देखिए समझिए इसको, जैसे आपकी साइकिल आप चलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे ट्यूब लगा हुआ होता है अंदर, फिर उसके ऊपर टायर है, ठीक, तो उसके ऊपर जो टायर है उसको हम मान लीजिए सेल वॉल, ट्यूब को मानिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब उस ट्यूब में आपने जब हवा भरा कस के, ठीक, भरते चले गए तो उस टायर पर प्रेशर बन गया, टाइट हो गया कस के, लेकिन उस टायर ने उसको उस ट्यूब को रोक रखा, सपोर्ट दे रखा कि वो बस्ट ना करे। अगर आप ट्यूब को ऐसे करें तो शायद वो बस्ट कर जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है उससे टायर से। इसी तरीके से सेल वॉल जो लगी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसमें जब वाटर गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वो बस्ट नहीं होने दिया उसको, ठीक है। इसके बाद है आपका टॉपिक न्यूक्लियस। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस पूरे चैप्टर के आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक ये पूरी वीडियो हो गई, एक दूसरी आपको एक और मिलेगी, उसमें आपका पूरा आगे का चैप्टर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको आप देखिए 2-3 बार देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आपको डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो, आपको देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक साथ ढेर सारी लंबी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए, 2 बार तो ज़रूर देखिए, तभी आप पूरा क्लियर हो पाएंगे। जहाँ पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करिए, पूछिए, ठीक। अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे हैं, तो फिर वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, इस समय जो अभी जो चल रहा है सिस्टम, जो चल रहा है कोरोना का, कोविड-19 का, उसके रिगार्डिंग जो आपकी गवर्नमेंट इस समय कोविड-19 के वैक्सीन लेके आ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बारे में हमारी बॉडी हमको कैसे डिफेंस करती है, वो अभी मैंने वीडियो डाली है 2-3 दिन पहले, आप उसको देखिए। लिंक आपको अभी लास्ट में जो थंबनेल बन के आएंगे उसमें मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही जानकारीफुल है, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, कैसे आप रजिस्टर करें और आपकी बॉडी में डिफेंस कैसे होता है बीमारियों से, उसके बारे में बताया गया, तो वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है।